हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए अगर हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका पर्यावरण अध्ययन, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आधारित हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो आज की जो क्लास है ये बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों को बने रहना है और जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके हैं वे सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी जो हैं वो आप लोगों के साथ जुड़ें। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपकी क्लास होती है डेली, आप लोगों को पता है कितने बजे होती है। ये डेली आपकी 11 AM पे होती है। तो आप लोग जो है बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुनीता विलियम एक प्रसिद्ध हैं, क्या हैं? अंतरिक्ष यात्री हैं, तैराक हैं, जूडो खिलाड़ी हैं या फिर आपकी ये वेट लिफ्टर हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सुनीता विलियम के बारे में। तो सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो सुनीता विलियम है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या बनेगा। ये तो बन जाएगा अंतरिक्ष यात्री। क्या बनेगा? सुनीता विलियम किससे संबंधित है? तो यह है आपकी अंतरिक्ष यात्री। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल मतलब जो चल नहीं सकता, ऐसा जीव कौन सा है? इनकस है, यूप्लेक्टेला है, लीच है या फिर आपकी काइटिन है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा। आपसे पूछा है इसके अंदर अचल जीव का उदाहरण कौन सा है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अचल जीव है आपका यूप्लेक्टेला। क्या हो जाएगा? यूप्लेक्टेला जो है आपका ये अचल जीव का उदाहरण है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूप्लेक्टेला की, तो ये जो होते हैं आपके ये स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। और ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिस संघ के अंतर्गत आते हैं वो है आपका पोरीफेरा संघ। कौन सा संघ है? पोरीफेरा संघ जो है आपका ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका संघ भी जो है यानी कि फाइलम जो है इनका आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर क्या याद रखना है, ये जो आपका यूप्लेक्टेला है ये 2 तरह से प्रजनन करता है। कैसा कैसा प्रजनन करता है? एक तो अलैंगिक प्रजनन करता है, दूसरा ये यौन प्रजनन भी करता है। तो 2 तरह की ये प्रजनन भी करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के अंदर जल में शूशु पाई जाती है, यह किसकी एक प्रजाति है? विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। शैवाल होगा, मछली होगी, डॉल्फिन होगी या फिर आपका सांप होगा। अब सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है इसके अंदर जो आपकी एक शूशु प्रजाति है यह किसकी प्रजाति है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए ना तो ये आपका शैवाल है, ना ही ये कोई मछली है। ये है क्या? तो ये है आपकी डॉल्फिन। क्या है? जो शूशु है आपकी ये एक डॉल्फिन का उदाहरण है जो कि वर्तमान में अंधी हो चुकी है। किस लिए अंधी हो चुकी है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में जो है प्रदूषण हो चुका है, जिस वजह से आपकी जो शूशु डॉल्फिन है ये लगभग जो है अंधी होती जा रही हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? अब यहाँ पर किसका शुद्ध रूप पूछा है? जो आपका कार्बन है इसका शुद्ध रूप पूछ रखा है। विकल्प क्या दिए गए हैं? कोयला गैस, कोक होगा, चारकोल होगा या फिर कोल तार होगा। अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात आती है कार्बन की, तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कोक। क्या कहलाएगा? कोक कहलाएगा। यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प आपका एकदम सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में की जाती है? किसकी बात पूछ रहा है? जो आपकी सीढ़ीदार खेती है, हिमनद पर्वत शिखर पर, समतल मैदान भागों पर, तटवर्ती भूमि पर या फिर आपकी पहाड़ी ढलान के ऊपर। अब आप लोगों को बताना है कि जो सीढ़ीदार खेती है यह जो है कहाँ पर की जाती है।
तो ये सीढ़ीदार खेती जो है आपकी कुछ इस तरह से होती है, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं ना, तो ये यहाँ पर जो है आपकी की जाती है। क्योंकि इसलिए की जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है कॉफ़ी के बागान वगैरह लगाए जाते हैं, तो इनको जो है काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे वर्षा होती है तो वो यहाँ पर जो है धीरे धीरे स्टोर होती रहती है। तो यहाँ पर जो है आंसर बनेगा आपका चौथा वाला, यानी कि पहाड़ी ढलान के ऊपर जो है आपकी ये सीढ़ीदार खेती होती है। मिजोरम वगैरह में आपने सुन भी रखा होगा, जो झूम खेती है वो आपकी एक सीढ़ीदार खेती का ही उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कह रहा है कि पीने योग्य पानी वह है जो, विकल्प आगे देखिएगा, कह रहा है कपड़े, केवल कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक नदी से प्राप्त किया हुआ जल है, शुद्ध और पीने के लिए सुरक्षित जल है, या फिर आपका एक ही हिमनद से प्राप्त किया हुआ जल है। अब सभी लोग आंसर करके बताएंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, विकल्पों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी अपना आंसर करिएगा। और यहाँ पर जो भी साथी जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी जो हैं वो आप लोगों के साथ जुड़े, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पीने योग्य पानी है ये कैसा होता है, तो ये कपड़े धोने के लिए इसे प्रयोग तो किया नहीं जाता, ना ही ये नदी से प्राप्त किया हुआ जल होता है। ये कैसा जल होता है, तो शुद्ध और पीने के लिए आपका सुरक्षित जल होता है। कैसा जल होता है, शुद्ध और पीने के लिए सुरक्षित जल होता है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे भारी जल का फॉर्मूला पूछता है तो क्या हो जाएगा, भारी जल आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका D2O। कौन सा हो जाएगा, भारी जल है आपका D2O जो है, ये भारी जल के अंतर्गत आता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में लगाई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल क्या कहलाती है। देखिए, मैंने आपको जो है एक चार्ट के माध्यम से बताया भी था कि आपकी कौन सी फसल जो है वो किस टाइम लगाई जाती है और किस टाइम वो काट ली जाती है, और वहीं से ही आपका प्रश्न उठा करके रखा गया है, और ये आपका साफ साफ NCERT में भी बताया गया है। तब आपको बताना है कि ये कौन सी फसल का उदाहरण है। जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, या फिर आपकी नकदी फसल है। सभी लोग आंसर करेंगे एक तरफ से, सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है, देन क्या होता है, मार्च और अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो ये कौन सी फसल का उदाहरण है, यह है आपकी रबी की फसल। कौन सी, रबी की फसल। तो यहाँ पर जो विकल्प तीसरा है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि जो आपकी रबी की फसलें होती हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर ऐसे प्रश्न ना पूछ करके आपसे उदाहरण पूछ लिया गया हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यहाँ पर 2-3 उदाहरण आप लोग याद रखिएगा मेन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका चना हो गया, चना के साथ यहाँ पर जौ हो गया, जौ, उसके बाद मटर हो गई, मटर के साथ सरसों हो गई, सरसों के अलावा जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका गेहूँ। कौन सा है, गेहूँ जो है यह भी आपका यहाँ पर रबी की फसल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपकी 5 फसलें हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा। अगर पूछता है आपसे नकदी फसल का कौन सा उदाहरण है, नकदी फसलें क्या होती है, जिनको बेच करके आप सेम टाइम पैसा ले सकते हैं मार्केट में, तो ऐसी फसल जो होती है आपकी ये नकदी फसल कहलाती है। इसका उदाहरण कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो कि है आपका गन्ना। गन्ने से ही प्रश्न बनेगा अगर नकदी फसल से अगर आप पूछेगा तो। बात करेंगे जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए, जो जायद की फसल होती है इनके अंदर आपको एक तो हो गया खरबूजा, क्या हो गया, खरबूजा हो गया, और कौन सा हो जाता है, तो आपका तरबूज भी हो जाता है। तरबूज के साथ यहाँ पर जो है ककड़ी होती है, देखा होगा आप लोगों ने, तो ये ककड़ी भी जो है यहाँ पर आपके जायद की फसल का उदाहरण है। बात आएगी अगर खरीफ की फसल के बारे में, तो खरीफ की फसल भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है, ये हो गया आपका ज्वार। कौन सा हो जाएगा, ज्वार। ज्वार के साथ यहाँ पर जो है बाजरा, बाजरा के अलावा आपका यहाँ पर मक्का भी हो सकता है, मक्का भी आपसे पूछ लेगा, और यहाँ पर जो है तिल। ये सभी आपके खरीफ की फसल के उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड उदाहरण है, जो कि लगभग हर बार हर पेपर के अंदर जो है रिपीट होते रहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि क्वार्टजाइट का यांत्रित होता है, किसका उदाहरण है, चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का, सेल से, या फिर आपका इनमें से सभी। सभी लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न के लिए।
बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टजाइट जो कायांतरित है यह है आपका बलुआ पत्थर का। किसका है? बलुआ पत्थर का। आंसर तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। मान लीजिए अगर आपसे पूछता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किससे है? यह है आपका संगमरमर से रिलेटेड। किससे? संगमरमर से रिलेटेड है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे चूना पत्थर का पूछेगा तो आपको संगमरमर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है कि मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण कौन सा है? मानव निर्मित आपदा यानी कि जो हम मनुष्यों के द्वारा जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उनका उदाहरण कौन सा है? अकॉर्डिंग टू विकल्प रासायनिक आपदा होगी, भूकंप होगा, भूस्खलन होगा या फिर आपका सुनामी होगी। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो मानव निर्मित आपदा है ये किसका उदाहरण है। और एक बार आप लोग जो है क्लास को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि जो लोग अभी नहीं आए हैं सेशन में तो वो सभी भी जुड़ जाएं आपके साथ। आप लोगों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। देखिए अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो आप लोगों की संख्या कम होने लगी है, तो संख्या को जो है इंक्रीज़ करिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग अपने आंसर पे आते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये जो रासायनिक आपदाएं होती हैं ये सभी मानव निर्मित आपदा होती है। बाकी भूकंप आना यह आपका जो है प्राकृतिक उदाहरण है, भूस्खलन भी आपका प्राकृतिक है और सुनामी भी आपका यहाँ पर प्राकृतिक उदाहरण है। देखिए अगर बात करता है भूकंप की, तो भूकंप जो है किस स्केल पर मापा जाता है? तो ये आप लोगों को पता भी होगा कि भूकंप जो है ये आपका रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। किस पर मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और इसके अगर पैमाने को पूछता है तो इसका पैमाना कितने से कितने तक होता है? तो ये होता है 1 से लेकर के 10 तक का। और ये रिक्टर जो आपका रिक्टर स्केल होती है ये बताता क्या है? तो ये आपको ये बताता है कि आपका किस जगह पे कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। क्या बताएगा? कि आपका किस जगह पे कितनी तीव्रता का जो भूकंप आया है वो आपका रिक्टर स्केल के द्वारा ही बताया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो इसके जोन होते हैं वो कितने होते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा भूकंप के 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? भूकंप के 4 जोन होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा उदाहरण समुदाय की भूमिका है? समुदाय की भूमिका क्या मतलब है? जैसे कि हम और आप हो गए तो ये एक समुदाय भी है। विकल्प दिए गए हैं निजी संपत्ति का संसाधन है, सरकारी संपत्ति का संसाधन है, सार्वजनिक संपत्ति का संसाधन है या फिर आपका गैर सरकारी संसाधन है। तो आप लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात आती है समुदाय की भूमि की तो ये आपका आएगा यहाँ पर किसका उदाहरण? तो ये बनेगा आपका सार्वजनिक संपत्ति का संसाधन। किसका बनेगा? सार्वजनिक संपत्ति का संसाधन बनेगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि आकार में पृथ्वी के सबसे समरूप कौन सा ग्रह है? किसके समरूप? पृथ्वी के समरूप आपसे पूछ रखा है। शुक्र होगा, बुध होगा, मंगल होगा या फिर आपका यहाँ पर अरुण होगा। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समरूप है। तो देखिए अगर यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ये हो जाएगा आपका शुक्र। कौन सा बनेगा? शुक्र। अब देखिए शुक्र जो ग्रह है इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो आपसे ये पूछेगा कि सूर्य के जो निकटतम है वो कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के निकटतम क्या याद रखना है? सूर्य के जो निकटतम है यह ग्रह है आपका यहाँ पर सूर्य। कौन सा बन जाएगा? सूर्य। अब अगर इससे आपके परिक्रमण काल पूछता है, क्या पूछता है? जो आपका परिक्रमण काल है ये कितना होता है? तो इसका परिक्रमण काल है आपका 225 दिन का। कितने दिन का हो जाएगा? 225 दिन का जो है ये इसका परिक्रमण काल होता है। बात आएगी यहाँ पर अगर शुक्र की, तो शुक्र को कहा क्या जाता है? एक तो इसको कहा जाता है सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। दूसरा पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन जो है वो भी आपका शुक्र ग्रह कहलाता है। जुड़वा ग्रह पूछता है तो जुड़वा ग्रह भी आपका यहाँ पर शुक्र होता है। यहाँ तो चाहे लिख लीजिए आप लोग, जुड़वा ग्रह पूछेगा तो भी आपका यही आंसर होगा यानी कि शुक्र होगा। अगर पृथ्वी की भगिनी पूछता है, क्या पृथ्वी की भगिनी जो है ये कौन है? तो ये भी है आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह।
और आपसे अगर यहाँ पर भोर का तारा और सांझ का तारा पूछता है तो यह भी आपका यहाँ पर जो है शुक्र ही बन जाएगा। तो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। माफ़ कीजिएगा, जो आपका शुक्र है ये सूर्य से यानी कि दूसरा जो है निकटतम ग्रह है, सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। यहाँ पर लिख लीजिए, गलती से निकल गया था, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये दूसरा ग्रह हो जाएगा। लेकिन जो बुध है आपका ये है यहाँ पर सूर्य से निकटतम ग्रह है, यानी कि पहले आपका यहाँ पर सूर्य हो गया, फिर आपका बुध आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य के निकटतम। किसके निकटतम? सूर्य के निकटतम जो है ये है आपका यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका परिक्रमण काल पूछता है, किसका? बुध का। अगर बुध का परिक्रमण काल पूछेगा तब आपका यहाँ पर जो है 88 दिन हो जाएगा। कितना दिन होगा? 88 दिन होगा। चलेंगे अगले विकल्प की तरफ। अब मंगल के बारे में अगर आपसे पूछता है तब आपको क्या बताना है? तो देखिए, अगर यहाँ पर आपसे मंगल ग्रह के बारे में पूछेगा तो आपको मंगल ग्रह के 2 उपग्रह याद रखने। कौन सा याद रखने हैं? मैंने आपको पढ़ाया भी था। एक हो गया आपका फोबोस और दूसरा कौन सा हो जाएगा? डिमोस। फोबोस और जो डिमोस है ये आपके मंगल ग्रह के उदाहरण हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करता है तो इसे जो है लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। किस ग्रह की संज्ञा दी गई है? लाल ग्रह की संज्ञा भी इसी ग्रह को दी गई है। अगर बात आएगी अरुण के बारे में तो अरुण जो है आपका एक तो ये लेटा हुआ ग्रह है। कैसा ग्रह है? लेटा हुआ ग्रह जो है ये आपका अरुण ग्रह है। और अगर इसके खोज की बात करता है तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। किसने करी थी? विलियम हर्शेल ने आपका अरुण के जो ग्रह है इसके खोज की थी। और यहाँ पर जो है ये अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, कौन सा सबसे ठंडा ग्रह अगर आपसे पूछता है तो सबसे ठंडा ग्रह जो है यह भी आपका यहाँ पर अरुण ही हो जाएगा। तो देखिए, मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एक प्रश्न में, तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है कि भारत में खनिज केंद्र का उदाहरण कौन सा है? केरल है, असम है, छोटा नागपुर का पठार है या फिर आपका मेघालय है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भारत में खनिज के केंद्र के उदाहरण की बात कर रहा है तो ये कौन बनेगा? ये बन जाएगा हमारा छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब यहाँ पर अगर आपसे केरल के बारे में पूछता है तो केरल के अंदर नृत्य भी याद रखने होते हैं। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, यहाँ पर टैपियोका खाया जाता है। और भी केरल के अंदर जो है वल्लम नाव का प्रयोग किया जाता है, फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि असम राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ है तो असम में आपको एक तो कामाख्या माता मंदिर भी मिलेगा देखने को। और यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल आने जाने के लिए बांस के डंडों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो घर होते हैं वो भी बांस के डंडों पर ही बनाए जाते हैं। और असम के अंदर जो है आपका एक बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है। जब आपके नए चावल की फसल आती है उस टाइम पे जब वो फसल काटी जाती है तब आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर शास्त्रीय नृत्य पूछता है तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपका ये है सत्रिया, जो कि बहुत ही फेमस है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे बनते हैं। बात करेगा अगर मेघालय के बारे में तो मेघालय के अंदर आपको एक तो नेपेंथीस पौधा याद रखना है। क्या याद रखना है? नेपेंथीस पौधा, जिसे क्या कहते हैं? जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्णी कहा जाता है। देखिए, यह आपका ऐसा पौधा है जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खा जाता है अपनी मनमोहक सुगंध के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर बताई गई हैं। आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा जिसने भी अगर नहीं पढ़ी है अभी तक, क्योंकि आपको साफ साफ मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में केवीएस के कि आपको जो है एनसीईआरटी पूछी जाएगी। 3rd से लेकर के 12th तक की जो है साइंस पूछी जाएगी, उसी में आपकी जो है ईवीएस पूछी जाएगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप लोग। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च होगा, 22 अप्रैल होगा, 22 मई होगा या फिर आपका यहाँ पर 14 दिसंबर होगा? सभी लोग आंसर करिएगा इस प्रश्न के लिए। उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर किसी का भी गलत नहीं होगा, सभी साथी सही आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है? विश्व जल दिवस की। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बात आएगी अगर 22 अप्रैल को तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है यहाँ पर पृथ्वी दिवस। और नेक्स्ट दिया गया है आपसे 22 मई,
तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इस दिन जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। बात करेगा अगर यहाँ पर 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, अगर यहाँ पर आपसे जल दिवस की थीम पूछता है, क्या पूछेगा? अगर आपसे जल दिवस की थीम पूछेगा 2022 में, अभी आपको पता है हुआ था ना, तो अगर इसके अंतर्गत आपसे थीम पूछता है 2022 की, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। तो ये थी आपकी एक ही पृथ्वी। क्या थीम थी इसकी? एक ही पृथ्वी जो है ये इस बार की थीम थी 2022 की। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। मान लीजिए अगर करंट में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये जरूर पूछेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। किन वनों को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तटीय और दलदली वन, या फिर आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपके मानसून वन है ये किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या सही बनेगा, ये बन जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका उत्पादक राज्य? अभ्रक का उत्पादक राज्य पूछा है। विकल्प दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका गोवा। सभी लोग आंसर करिएगा इस प्रश्न के लिए, बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा ये बन जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य को याद रखना है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। दूसरी क्या चीज़ याद रखनी है? यहाँ पर खाया जाता है मामिडी तांड्रा। क्या खाया जाता है? मामिडी तांड्रा जो है आपका यहीं खाया जाता है। और अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में पूछता है तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको जो है यहाँ पर तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर भी आपका यहीं आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के ही अंदर जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है? एक तो यहाँ के लोगों को जो है आपका किसके फूलों की सब्जी पसंद है? कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। और यहाँ पर जो है आपका नृत्य कौन सा किया जाता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है? ये है आपका कथक। और यहाँ पर जो आपकी प्रसिद्ध कढ़ाई है, क्या है? अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे कढ़ाई पूछता है तो कढ़ाई है आपकी चिकन कढ़ाई। कौन सी? जो चिकन कढ़ाई है ये आपकी यहीं उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। पूछेगा महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर आपको वर्ली जिला, वर्ली पेंटिंग, वर्ली जनजाति, और यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों की सब्जी खाना बहुत ही पसंद है। महाराष्ट्र के अंदर जो आपका फेस्टिवल मनाया जाता है इसका नाम है गुड़ी पड़वा। तो महाराष्ट्र से भी देखिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेगा गोवा से तो गोवा के बारे में आपको क्या बताना है कि गोवा के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इन्हें कौन से तेल में फ्राई फिश खाना पसंद है? तो इन्हें जो है नारियल के तेल में फ्राई फिश खाना बहुत पसंद है। कौन से तेल में? नारियल तेल में फ्राई फिश जो है खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्राई फिश, FISH, फ्राई फिश जो है बहुत ही खाना पसंद है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कह रहा है कि चोला दाल भात सूखो किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है? क्या? चोला दाल और भात सूखो। ये आपका NCERT में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा, असम होगा या फिर यहाँ पर जो है आपका गुजरात होगा। बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करता है तो चोला दाल और भात सूखो जो है ये जिस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है ये है आपका असम। क्या बन जाएगा? असम जो है ये इसका सही आंसर बनेगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ढोकला तो आपको पता ही है गुजरात का है तो इसको टिप लीजिएगा यहीं से। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विकल्प दिया गया है मणिपुर है, मेघालय है, असम है या फिर आपका कर्नाटक है। आंसर करिएगा सभी लोग।
तो यहाँ पर देखिए किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये स्थित है आपका मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। देखिए मणिपुर के अंदर देखिए अगर आपसे यहाँ पर मार्शल आर्ट पूछता है, क्या पूछता है? मार्शल आर्ट अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो यहाँ का जो मार्शल आर्ट है वो है थांगटा। क्या है? थांगटा जो है वो यहाँ का मार्शल आर्ट है। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले। मेघालय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो जो आपकी सर्वाधिक वर्षा है, क्या चीज़? जो आपकी सर्वाधिक वर्षा है ये होती है मेघालय के मासिनराम में। कहाँ पे? मेघालय के मासिनराम में होती है। पहले आपका जो है चेरापूंजी दिया गया था, लेकिन अब उसको जो है चेरापूंजी को हटा करके मासिनराम कर दिया गया है। असम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। असम के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर जैसे हो गया आपका मानस हो गया, नामेरी हो गया, और यहाँ पर जो है आपको डिब्रू साइखोवा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अभी आपके 2 नए भी राष्ट्रीय उद्यान बने हैं असम के अंदर, तो इनको भी आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। कर्नाटक के अंदर आप सभी लोगों को पता है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये भी कर्नाटक राज्य के अंदर ही स्थित है। और भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर गुजरात ना देकर के आप लोग राजस्थान कर लीजिएगा। अब बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है, केरल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या फिर आपका ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सभी लोग बताएंगे जो आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये स्थित है आपका राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में। कहाँ पर? जो आपका जोधपुर है यह वहाँ पर स्थित है। तो आंसर जो है आपका ये तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर लखनऊ के बारे में पूछता है तो लखनऊ के अंदर एक तो हो गया आपका औषधि अनुसंधान संस्थान। कौन सा? औषधि मिल जाएगा, ड्रग अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा, कृषि अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा, और यहाँ पर कई सारे अनुसंधान संस्थान जो है बहुत सारे आपके लखनऊ में स्थित हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगर यहाँ पर आपसे उड़ीसा के बारे में पूछता है तो उड़ीसा के अंदर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको चावल अनुसंधान, कौन सा? चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अनुसंधान, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, अनुसंधान। तो ये जो है आपका कहाँ पर मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा कटक में देखने को। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में जो है आपका चावल अनुसंधान संस्थान है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। कह रहा है कि वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है। विकल्प दिए गए हैं, कवक होगा, शैवाल होगा, वायरस होगा, या फिर आपका लाइकेन होगा। सभी लोग आंसर कर देंगे इस प्रश्न के लिए, बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात आती है वायु प्रदूषण संकेतक की तो ये आपका बन जाएगा लाइकेन। क्या बनेगा? लाइकेन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि जो आपका लाइकेन है इसको आकृति कौन प्रदान करता है, क्या? मान लीजिए अगर आपसे ये पूछे कि लाइकेन को जो आकृति है ये कौन प्रदान करता है, तो इसको आकृति जो प्रदान करता है वो है आपका कवक। कौन है? कवक जो है इसको आकृति प्रदान करता है। अगर आपसे इसका अध्ययन पूछता है, क्या पूछेगा कि इसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, तो इसकी स्टडी जो होती है ये लाइकेनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइकेनोलॉजी कहलाती है। ध्यान रखिएगा इसको ज़रूर से, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कवक की, कवक का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी जो है ये कवक का अध्ययन कहलाता है। और कवक के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसकी जो कोशिका होती है, किसकी कोशिका? कवक की जो कोशिका होती है, यहाँ पर लिख लीजिए शॉर्ट में, जो कवक की कोशिका होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की जो है इसकी कोशिका बनी होती है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर शैवाल और कवक, क्या पूछेगा? मगर आपसे पूछ ले यहाँ पर जो शैवाल और आपके कवक हैं ये किसका संबंध दर्शाता है, तो शैवाल और जो कवक हैं आपके ये सहजीवी का संबंध दर्शाते हैं। किसका संबंध दर्शाते हैं? सहजीवी का संबंध जो है ये दर्शाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कुछ भी नहीं है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है डेली की तरह। प्रश्न क्या कह रहा है?
समुद्र में पानी के ऊपर उठने तथा नीचे जाने की स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है, ज्वार भाटा कहलाती है, लहरें कहलाती हैं, या फिर इनमें से सभी कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चन में आंसर करके बताना है। और कल जिस साथी ने आंसर दिया है, कई लोगों का आंसर एकदम सही था, उसका जो है आंसर क्या बनेगा? आपका बन जाएगा पाइथन, यानी कि भारतीय शैल अजगर जो है ये आपका विषैला नहीं होता है, ये मनुष्य को अपने में जकड़ लेता है और फिर उसे तोड़ देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।